बेटा ये माइक बंद हो जाते एक बार मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। प्रेशा नेहल, बहुत ध्यान से सुनो। नेहल इवनिंग में ऑफलाइन आना बेटा, ठीक है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आइए। अब प्रेशा कल ऑफलाइन आएगी बेटा, है ना। चल इधर देख जरा ध्यान से, डाउट ले ले एक बार, स्टार्ट कर दे, बहुत देर हो गई। इधर आओ करते करते, ठीक है। इधर देखो जरा सभी बच्चे, बहुत ध्यान से पहले इधर देखने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें। कक्षा में आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस टर्म का नाम है नोट्स। भाई बेहद इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करनी चाहिए प्रत्येक बच्चे को, और आसान टॉपिक है, इसको मुश्किल टॉपिक में काउंट नहीं किया जाना चाहिए। सी बच्चा इधर देखेंगे, सभी बालक इधर देखेंगे स्क्रीन की तरफ और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। एक इक्वेशन जिसका नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर पता नहीं, जो भी आप बोल पाओ, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अच्छा, इस इक्वेशन को देने में केवल श्रोडिंगर का हाथ नहीं था, एक और आदमी इनके साथ लगे हुए थे, नाम था जिनका हाइजेनबर्ग या हिजनबर्ग, आप उनको जानते हो, राइट। उनकी मदद से भी इस इक्वेशन को ड्राइव किया गया, ठीक। बहुत ध्यान से आप लोग सीखेंगे, समझेंगे। देखो आज की हमारी क्लास का टॉपिक का टास्क श्रोडिंगर नहीं है, वो कौन है, नोट्स है, लेकिन इस पर बेस्ड कुछ बातें होंगी, वो ध्यान से सुनेंगे भाई सभी बच्चे। ऑल्दो सीबीएसई और नीट या जेई मेंस लेवल तक इसके डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है, इवन इन एडवांस, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे इसका डेरिवेशन आपको पढ़ाएं, ठीक। बहुत ध्यान से देखेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसको मैटर वेव इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है, वेव 3 डायमेंशनल इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि यहाँ मैटर और वेव, मैटर बोले तो इलेक्ट्रॉनिक नेचर और वेव बोले तो वेव नेचर, पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को कंबाइन करने वाली इक्वेशन 3 डायमेंशनल में, तीनों एक्सिस पर, एक्स वाई जेड एक्सिस पर ये इक्वेशन दी गई। ये है क्या, कैसे काम करती है, उसको सीखेंगे सभी बच्चे। बहुत ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को अभी के लिए तो ऑब्वियस है, आप लोग डायरेक्ट अपने दिमाग में रखें, डी स्क्वायर साई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डी जेड स्क्वायर, और यहाँ पर मुझे प्लस लिखना चाहिए 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। और ये वैल्यू किसके बराबर होनी है बेटा जी, 0 के बराबर होनी है। इस इक्वेशन का पार्ट है। सर सारी बात ठीक है सर, इसमें कौन क्या है पहले ये बता दो। देखो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जब इन तीनों के सॉल्यूशंस निकाले गए तो यही अल्टीमेटली बाद में बने क्वांटम नंबर, हाँ या ना भाई, यही तो सिखाया था। क्वांटम नंबर आर द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो क्या बने बेटा जी, क्वांटम नंबर बने। क्या बने, क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर बनने से क्या मतलब है बेटा जी, क्वांटम नंबर, यही क्या बने, क्वांटम नंबर बने। कौन बने, क्वांटम नंबर। और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन रहा एक्स वाई जेड एक्सिस पे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन बने क्वांटम नंबर, जिसमें मेनली जो आपको क्वांटम नंबर पता लगा वो लगा एन, एल और एम। अंशिका ध्यान से सुनना बेटा, एन, एल और एम, दीज आर द 3 क्वांटम नंबर, दीज आर द 3 क्वांटम नंबर, राइट। ये 3 क्वांटम नंबर सॉल्यूशन है भाई, 3 क्वांटम नंबर सॉल्यूशन बने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के। सी बहुत ध्यान सुने। एक और क्वांटम नंबर होता है एम एस या एस, वो एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, स्पिनिंग पर बेस्ड डेटा है, ठीक है गनीमा। बहुत ध्यान से सुनना है बेटा, इसको आराम से सीखने की कोशिश करनी है। सी ये m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, पाई तो कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट है। E का मतलब क्या होता है बेटा, यहां पर E क्या है अपने पास, टोटल एनर्जी। इसमें V का मतलब क्या है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी। सर इसका मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करना है बेटा जी। और इसमें एक टर्म आ रही है जिसका नाम है साई। साई का मतलब क्या है बेटा जी, इसको हम लोग बोलते हैं वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन। अच्छा वेव फंक्शन अपने आप में ही एक अद्भुत चीज है,
बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। पहली बात तो वेव फंक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अरे तो सर फिर क्यों ही पढ़ रहे हैं जब कोई सिग्निफिकेंस नहीं है? तो सिग्निफिकेंस नहीं है किसका? साई का, लेकिन सिग्निफिकेंस है किसका? साई के स्क्वायर का, जिसको बोला जाता था इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग डेंसिटी, या बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को बताने वाला कौन है बेटा जी? साई स्क्वायर। यानी कि किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, किस में नहीं पाया जा रहा, दैट विल बी डिफाइंड बाय साई स्क्वायर। इसको बोला गया बेटा जी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब यहाँ थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन सबको होता है, उसको दूर कर लीजिए सभी, अभी तुरंत प्रायोरिटी बेसिस पर इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। पहली बात एस के लिए बता रहा हूं मैं। किसके लिए बता रहा हूं बेटा? एस सबसेल के लिए। एस सबसेल के लिए मान लो साई है और ये उसका कोई रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। अगर ये ग्राफ मैंने ऐसे लिखा है, कोई वेव बनाई है मैंने ऐसे साई के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियस है ये प्लस है वैल्यू और ये वैल्यू क्या है? माइनस, और ये वैल्यू क्या है? प्लस। दीज आर द इंटरफेस या फेस। ये कोई चार्ज नहीं है भाई, ये क्या है? फेस है, राइट। लेकिन अगर मैं इसी का कर्व बनाता साई स्क्वायर की टर्म में, साई स्क्वायर, और एस के बारे में बात हो रही है एस सब शेल में, तो ये कर्व कैसा आता बेटा? ये कर्व ऐसे आता। चल नहीं आया समझ में? किसी भी नेगेटिव टर्म का आप स्क्वायर करेंगे तो टर्म क्या मिलेगी आप लोगों को बेटा? पॉजिटिव मिलेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मुद्दे की बात यही है कि ये नेगेटिव पोलैरिटी या नेगेटिव फेस नहीं शो करता, केवल और केवल कौन सा फेस शो करता है बेटा? हमेशा पॉजिटिव। या ये भी कह सकता हूं कि एक्सिस बदली है तो केवल नेगेटिव, यानी कि सिंगल फेस को रिप्रेजेंट करने वाला होता है। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई? यहां तक कोई दुख दर्द है किसी बच्चे को? नहीं। क्या हुआ सर? एस में तो आपने ऐसे किया, जबकि पी, डी और एफ, इनमें जो साई की वैल्यू शुरू होती है वो कहां से शुरू होती है? स्टार्टिंग से। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही ना? बिल्कुल भी उल्टा लिखा मैंने। साई की वैल्यू कैसे शुरू होगी बेटा जी? ऐसे शुरू होती है, क्लियर। लेकिन जो साई स्क्वायर है, साई स्क्वायर, उसको कैसे लिखोगे इस केस के अंदर? ऐसे लिखोगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्योंकि वो तो नेगेटिव एक्सिस या मैं कहूं नेगेटिव फेस पर होगा ही नहीं। क्लियर है बेटा? तो ये डेटा आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कुछ नोट डालकर कुछ बात है जो आपसे मैं कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसको लिखने की एक और विधि है अपने पास। क्या है वो? कोई बच्चा बताए? देखने लगते हैं बस सर, समर्पित है सर, बस सर गलती हो गई। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं इसको, एच कैप लगा देते हैं ऐसे, ठीक है ना। सिखाएंगे जब, क्योंकि इसका डेरिवेशन मुझे कराना ही है, तो इसको आराम से हम लोग बैठ के सिखाएंगे कि ये टर्म कैसे ड्राइव हो रही है। ऑल्दो आपके सिलेबाई का पार्ट नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को एक बार बताएंगे जरूर, क्योंकि आगे आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ये इक्वेशंस कहाँ से बन रही हैं, ठीक है। ईसा इज इक्वल टू एच कैप और साई, तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को पक्का। इसमें एच कैप लगा हुआ है, इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। बात नंबर 2 बेटा सुन, आपके पेपर में ऐसे लिखा आ जाएगा, साई है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, या ऐसा लिखा आ जाएगा साई स्क्वायर 2 1 0। 4 ऑप्शन आएंगे और मैं पूछेगा कि इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2 2 0, ऑप्शन सी 3 4 0, ऑप्शन डी 4 3 0। तो बताइए या इनमें से कौन सी बात सही है। यार एक बात बताओ, सर ने क्या बताया था? सर ने क्या तुम्हें ये बात समझा रखी है कि दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ क्वांटम नंबर, यानी कि इनके जो सॉल्यूशन है वो क्या है? बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ क्वांटम नंबर, राइट। तो मतलब समझ रहे हो ना, मतलब द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन प्रोड्यूस क्वांटम नंबर 3 क्वांटम नंबर। तो बेसिकली ये कौन है? ये n है, और ये कौन है बेटा जी? l है,
और ये कौन है, m है। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या 1 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर n की वैल्यू कितनी है बेटा जी, 2 है, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। और उस केस में m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू यहाँ पर 0 हो सकती है बिल्कुल। तो यानी कि दिस क्वांटम नंबर कैन बी परफॉर्म। यहाँ आ जाओ, क्या 2 हो सकता है, n भी 2 और l भी 2, हाउ दिस इज पॉसिबल। l की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके n-1, यानी 0 से लेके n-1 है, ठीक है। इस लेक्चर को देख लियो ध्यान से। तो इसका मतलब ये तो गलत स्टेटमेंट है। सी, क्या ये 3, क्या ये 4 हो सकता है, कभी नहीं। क्या ये 3, क्या ये 4, क्या ये 3, क्या ये 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। NLM, अरे पढ़ा रखा है आप लोगों को भाई, m की वैल्यू लाई करती थी -l to +l, और n की वैल्यू तो n होता है, और l किसके बराबर होता है बच्चा, l बराबर होता है 0 से लेके n-1, 0 से लेके n-1। होप दिस डेटा इज क्वाइट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन इन द हाउस। हमारी क्लास के प्रत्येक बच्चे को ये बेसिक डेटा क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, नोट कर लिया भाई सभी ने। चलिए जी, आगे देखेंगे सभी बच्चे। बहुत ध्यान से चीज़ों को देखें, सीखने की कोशिश करें। माँ बेसिक सी टर्म्स आप लोगों को सिखाई जा रही है। तीसरी बात आपके सामने आ रही है, जिसका नाम है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको पढ़ा देते हैं, नोड। तीसरी बात आपके पास आ गई है, जिसका नाम क्या है, नोड। नोड का मतलब पहले समझाओ जरा। नोड्स का मतलब होता है वेयर देयर probability of finding the electron is approximate 0. probability of finding electron is approximate 0. इसको बिल्कुल 0 नहीं बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि हाँ भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत 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 कम है। Where their probability of finding the electron is लगभग 0 से। इधर आएंगे सभी बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना, सभी काम की बात शुरू होने जा रही है। नोट्स 2 प्रकार की होती है मेनली, सुन ले। सबसे पहली नोड जिसका नाम है स्पेरिकल नोड, और इसी का एक भाई बंधु है जिसका नाम है रेडियल नोड। अच्छा, रेडियल नोड बड़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ही पूछ ली जाती है रेडियल नोड, और मुझे ऐसा लगता है यही पेपर में आने वाली चीज़ है, ठीक है बेटा। और एक टर्म और यूज करते हैं हम लोग, नाम है इसका एंगुलर नोडल प्लेन। लिखो पहले, सुनो, नोडल प्लेन और एंगुलर नोड, एंगुलर नोड्स। चलो सीखने की कोशिश करना भाई सभी। से स्पेरिकल नोड का मतलब समझो। याद करने का पहले तरीका समझ लो आप लोग, पहले इसको याद करने का तरीका समझ लीजिए सभी। अंशिका ध्यान से सुनो बेटा, मैं कह रहा हूं नोड्स का मतलब है वेयर देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, गॉट इट। और स्पेरिकल नोड और रेडियल नोड होती है, और नोडल प्लेन और एंगुलर नोड। वैसे चारों अलग बातें हैं, लेकिन इनको सिमेट्रिकल मैंने बना दिया है। कैसे? मैंने बोला स्पेरिकल नोड से याद कर सोनिया गांधी, और रेडियल नोड से याद कर राहुल गांधी। इसका मतलब समझ रहे हो, दोनों पिक्चर क्या बनेंगी बेटा, एक जैसी। और इनको कैलकुलेट करने का तरीका होता है n-l-1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? n-l-1। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। और 1 तो 1 है बेटा जी। अब जैसे कोई तुमसे पूछे भैया l की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 अभी तक प्राप्त है हमें, तो इसका मतलब ये s सब सेल है, ये p सब सेल है, ये d सब सेल है, और भाई साहब क्या है अपने पास? f, spdf। क्या है ये मेरे पास? s, p, d और f, spdf, राइट। स्पेरिकल नोड, रेडियल नोड, नोडल प्लेन और नोडल एंगुलर नोड्स। इधर आएंगे सभी बच्चे और समझने की कोशिश करेंगे भाई। L इजिकल टू 0, 1, 2, 3, S, P, D और F।
एस पी डी और एफ। क्लियर है भाई, इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। सी n माइनस एल माइनस वन, और नोडल प्लेन या एंगुलर नोड के बारे में बात करूं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा जी, एल आ जाएगी। ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा जी, एल आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का। अच्छा, ये वैल्यू किसके बराबर होता है, एल। जैसे मैं पूछूं डी सबशेल के अंदर कितने एंगुलर नोड होते होंगे, तो आप, या कितने नोडल प्लेन की बात मत करो अभी, बट एंगुलर नोड समझो। एंगुलर नोड कितने होते होंगे डी के अंदर बेटा जी? डी के अंदर एंगुलर नोड की संख्या कितनी है बेटा जी, 2। अरे शब्द समझ में आ गए। याद करने का तरीका, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एक जैसा काम। और इसको याद करने का तरीका, नोडल प्लेन मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनका काम एक है ना। लेकिन याद रहे, सोनिया गांधी राहुल गांधी की राय एक जैसी हो सकती है, लेकिन चलो कंट्रोवर्सी हो जाएगी बेकार की। कभी कभी ऐसा होता है, ये भाई साहब जो है मोटा भाई मानते नहीं है इनकी बातें, है ना। तो मतलब कोई एक केस आएगा, एक एक्सेप्शन है बस इसमें। क्या? एक केस है जहां पर डी जेड स्क्वायर इसको बोला जाता है। अमित शाह बोल रहा होगा उड़ा दो, मतलब अमित शाह जी बोल रहे होंगे कि इसमें जो एंगुलर नोड की संख्या होगी वो कितनी होगी बेटा जी, 2 होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी इससे समर्थन नहीं रखते होंगे, वो कह रहे होंगे नहीं भाई, इसमें जो नोडल प्लेन होता होगा वो कितना होता होगा, 0। याद रहेगा, यानी कि वहाँ नोडल प्लेन नहीं होता, वहाँ एंगुलर नोड होती है। और एंगुलर नोड का भी नाम बदल देते हैं वहाँ पर, उसको क्या बोलते हैं, कोनिकल। क्या बोलते हैं, कोनिकल नोड बोल देते हैं, ठीक है ना। कोनिकल एंगुलर भी लिखोगे गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसका सही टर्म में नाम जो है वो कोनिकल नोड है। चलिए, क्या ये बातें समझ में आई आप लोगों को, बता दो। क्या ये बेसिक बातें हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हुई? यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। बहुत आसानी से बेसिक टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। सुन लो भाई, लिखो मत अभी, ध्यान से सुनो बच्चा। मैं एक बात कह रहा हूँ आप लोगों से, मैं कह रहा हूँ बेटा यहाँ लिख देते हैं रेडियल नोड या सोनिया गांधी, मतलब समझ रहे हो ना, SR, और यहाँ लिख देते हैं NA। क्या हो रहा है, NA, और यहाँ लिख देते हैं बच्चा टोटल। सुन ले एक बात बता, 2 टर्म तेरे पास है और तुझे टोटल निकालनी है, तो बेटा टोटल कैसे निकलेगा, टोटल नोट्स कैसे आएंगे? मतलब यही लिखा आ जाए, कैलकुलेट द नोट्स, टोटल नोट, तो आप क्या बोलोगे, n माइनस एल माइनस 1, और प्लस कर दोगे बेटा l, तो यहाँ से l से l काट देना, तो टर्मिनोलॉजी कितनी बचेगी, n माइनस 1। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो मुझे बताओ आप लोग खुद। मैंने बोला बेटा तुम्हारे पास है 3p, तुम्हारे पास है 4s, तुम्हारे पास है 3d, और तुम्हारे पास है 5f। ये डेटा है 3p 4s 3d 5f। इसमें आप लोगों को स्पेरिकल या फिर रेडियल, नोडल प्लेन या फिर एंगुलर नोड्स आप लोगों को कैलकुलेट करने हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बस मुझे इतना बता दो, इसका फॉर्मूला क्या था कैलकुलेट करने का, n माइनस एल माइनस 1, सभी को यही पता होता है भाई। इसका कोई फॉर्मूला है क्या? इसका फॉर्मूला है सर यहाँ पे l ओनली। एक बात और बता दूं आप लोगों को, लगे हाथों, देखो जरा ध्यान से, रेडियल नोड का एक और फॉर्मूला है मेरे पास। रेडियल नोड्स कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास एक और फॉर्मूला, अगर तुम्हारे पास NS है ना, NS या NP है या ND है या NF है, तो NS के लिए वैल्यू होगी n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और n माइनस 4। नहीं है ना समझ में? बात आ गई समझ में? बार बार ये 3 संख्याओं को घटाने से बेहतर है डायरेक्ट आप रेडियल नोड इससे निकाल सकते हो। फिर भी मैं दोनों से आपको चेक करा के दिखाता हूँ। लगाओ जरा, 3 p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है बेटा जी, 1, 3 माइनस 1 माइनस 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी, 1 आएगी कि नहीं आएगी? चलो अपना वाला लगाते हैं, खत्म आंसर। n की वैल्यू कितनी नजर आ रही है, 3, और np के लिए वैल्यू क्या होती है, n माइनस 2, यानी कि 3 माइनस 2। अगेन द आंसर इज सेम। जरा बता दो l, यानी कि आप भी बताइए नोडल प्लेन या एंगुलर नोड कैसे कैलकुलेट करोगे? l की वैल्यू कितनी होती है बेटा p के लिए, 1, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई, टोटल 2। बोल दो। अगला बता दीजिए जरा, 4s के केस में वैल्यू कैसे निकालोगे सर, 4 माइनस 1 तो 3, इसमें निकालोगे 3d में कैसे निकालोगे, 3 माइनस 3, 4f में कैसे निकालोगे, 5 माइनस
5f में कैसे निकालोगे, 5 माइनस 4 तो टेक्निकली 1। अरे समझ में आ रहा है। और भैया s के लिए l की वैल्यू 0 होती होगी, d के लिए l की वैल्यू 2 होती होगी, इसके लिए l की वैल्यू 3 होती होगी। टोटल तो करना जानते हो कि अब यहाँ बैठ के सीधा एडिशन सिखाएं तुम्हें? बताओ क्या ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोल दो। तो ये बेसिक लॉजिकल बातें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ये बेसिक और लॉजिकल बातें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। नोटेड? कुछ ग्राफ जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ। नोट्स की डेफिनेशन यही है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए उस पॉइंट को आप लोग क्या बोलेंगे बेटा जी? नोट्स बोलेंगे। ठीक है, मैं कुछ ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों को दे रहा हूँ, आप जरा कोशिश करें भाई सभी। पहला मैंने आपको दिया है आपको रेडियल नोट्स एंड ग्राफ बनाना है। ग्राफ्स दो बनाने हैं, एक साई वर्सेस आर और एक साई स्क्वायर वर्सेस आर। सबसे पहला सवाल में आता है आपके पास 4s, अगले सवाल में आपके पास आता है 3p। इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा 3p एंड 4d। 3p और 4d एक ही जैसे बनेंगे, और एक आपको मिलेगा बेटा जी 2p और 3d, है ना? 2p और 3d, 2p और 3d। चलो जी, सोचो समझो और बता दो। हाँ, एम्पलीट्यूड कम वो सिखाएंगे आप लोगों को। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के साथ अलग कर्व है, प्रोबेबिलिटी के साथ अलग कर्व है, ठीक है ना? रेडियस के साथ अलग कर्व है, और कुछ टाइम पीरियड आ जाए तो टाइम पीरियड के साथ अलग कर्व है। वो सिखाएंगे, अलग गेम है, अलग की कल की क्लास का गेम है वो, ठीक है ना? कर्व जो है वो कल की क्लास का गेम है, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल आपको सिखा दिए उनको तो कर दो। चलो पहला मैं करा देता हूँ, सुनो। 4s का मतलब भैया रेडियल नोड कितनी होगी? 4 - 1, यही तो था। अरे नहीं याद, जिनको नहीं याद वो ऐसे कर लो, n - l - 1, 4 - 0 - 1, तो देखो वही तो बना यार 3 नोट्स हो गया। 3 नोट्स का मतलब क्या हो गया? जब आप कर्व बना रहे होंगे किसका? साई वर्सेस आर का। तो यार ये s है, s कहां से शुरू होगा? ऊपर से। कितने नोट्स बन गए बेटा? 1 2 s। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? सर आप समझाओ जरा इसको। देख बेटा ध्यान से सुन, मर्जी है लास्ट वाले को टच वैसे ना करे तो अच्छा है। अगर टच कर नहीं कर रहा तो इसका मतलब यहाँ भी थोड़ा थोड़ा डॉटेड दिखाना पड़ता है, ठीक है? मुद्दा ये है कि मतलब समझ रहे हो ना भावनाओं को, कि लास्ट वाले पॉइंट को नहीं लेना होता, ऐसे इनिशियल वाले पॉइंट को भी नहीं लेना होता। नोट्स होती है इन बिटवीन, 1 2 और एक 3 और एक 4 बना दी, जो कि गलत कर दिया मैंने, ठीक है ना? जो कि गलत कर दिया। इसको मुझे कैसे रखना चाहिए था? इसको मुझे ऐसे रखना चाहिए था। अब ठीक है, अब ये तो आप काउंट नहीं करोगे अंतिम वाली। पॉइंट कहाँ जा रहा है बेटा जी? एक ये टच हो रहा है, एक ये टच डाउन हो रहा है, एक ये टच डाउन हो रहा है। बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? किसी प्रकार की कोई समस्या? मैंने क्या बोला है वो समझ में आया? 4s के केस में पाए जाने वाली नोट्स की संख्या कितनी होगी? 3। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और r के टर्म में ये बातें लिख दी हैं। जरा साई स्क्वायर के बीच में कर्व बताओ। सुनो, साई स्क्वायर वर्सेस r बताओ जरा, इसी कर्व को कैसे लिखूंगा? सर 1 2 3 और 1 4। टच नहीं किया मैंने, साइन समझ में आ रहा? 1 2 और 1 3, ये रही तेरी 3 नोट्स। अरे डेटा क्लियर है? एस में ऊपर से शुरू करते हैं, बाकी सब में कहाँ से शुरू करते हैं बेटा हम लोग? नीचे से। और ऊपर से शुरू करने का लॉजिक भी यही है कि एस स्पेरिकल होती है। स्पेरिकल होती है तो जैसे पी होती है, डम्बेल होती है, ऐसे होती है डम्बेल। यहाँ कम डेंसिटी बढ़ती जाती है। एस में कहाँ बढ़ाओगे? एक जैसी डेंसिटी है। तो इसलिए आप लोग टाइम 0 पर ही या रेडियस 0 पर ही उसकी लगभग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुरू हो जाती है। न्यूक्लियस से थोड़ा सा बाहर करते ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुरू। ठीक है अंशिका, समझ में आ रहा है बेटा? अंशिका, अवनी, महिका, नेहल, प्रिशा, डू मैसेज टू मी इफ इट इज क्लियर टू। अगले दोनों बना दोगे? कैसे बनेंगे मुकुल? सर अगले बनाने बहुत आसान है। कैसे? सुन ले, ये 3p है और ये कौन है बेटा? 4d। आप देखोगे इसमें भी नोड, रेडियल नोड, और इसमें भी नोड बराबर मिलेंगे। चेक कर लो,
3 माइनस 1, 3 माइनस 2, तो ये 1 आ जाएगा। और यहाँ भी पिक्चर कितनी आ जाएगी बेटा 4 माइनस 3, तो आइडियली ये भी कितना आ जाएगा 1। जिसको नहीं आ रहा समझ में, ये फॉर्मूला लगाना आ जाएगा। अब दोनों का कर्व एक जैसा बनेगा, फिर तो ये मुद्दा ही नहीं रहा ना कि भाई ये पी है कि फलाना के ठिकाना, सीधा ये साई है और ये क्या है आर है। इसमें एक नोड आनी चाहिए और ये पी है या डी है, तो इसका मतलब पिक्चर कैसे शुरू हो जानी चाहिए। और अगर मैं साई स्क्वायर बनाने लगा तो वैल्यू कैसे बनेगी सर, ऐसे बनेगी। बोलो गेम समझ में, तो इसको टच ना करो तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ा ऊपर तक छोड़ दो, है ना, मतलब ये समझाने के लिए कि एक ही नोड है। किसमें, हाँ इसमें भी थोड़ा नीचे से टच ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन नहीं होता ना न्यूक्लियस में। आगे आगे देखेंगे सभी 2p और 3d। भाई 2p और 3d के केस में बताओ जरा, इसमें नोड्स की संख्या कितनी होगी, कोई बताए सर। n माइनस एल माइनस 1 कर लो, 2 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि 0 होगा या नहीं होगा। नोड 0 का मतलब क्या है भैया, कोई नोड ही नहीं है। ये साई है और ये आर है, यहां से शुरू होगा, एस तो नहीं है, एस नहीं है तो बस कोई नोड नहीं है, कोई लोड नहीं, कोई नोड नहीं। क्लियर भाई, तो यहाँ पर कोई लोड नहीं है, मतलब नोड नहीं है। एक टर्म होती है साई स्क्वायर वर्सेस आर, कैसे कैलकुलेट करोगे सर इसको ना, थोड़ा सा और ऊपर करके बना दो। स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एम्पलीट्यूड और बढ़ गया होगा थोड़ा सा। क्लियर है मेरी बातें, बोलो भाई। ऐसे होता तो ऊपर से ऐसे बस। 4s के केस में, 4s के केस में s जो शुरू होता है वो ऊपर से शुरू होता है, एक ही बात याद रखनी है। और क्योंकि यहाँ पर तेरे पास नोट्स कितनी आएंगी 3, तो ऊपर से शुरू होते हुए नीचे चलना है, ठीक है। और 3 नोट्स बना देंगे, 1 2 3, लास्ट वाले को काउंट नहीं करते हमेशा। चलो एक बात आपसे कहनी है, सुनेंगे भाई सभी बच्चे। तुम्हारी जो क्लास होती है वो होती है सैटरडे, संडे और एक थर्सडे, है ना। आइडियली यही क्लासेस चल रही हैं। बाकी जिनका कुछ फिरजी आकाश टाइप का चल रहा है और या कहीं और कुछ क्लैश है, उनका मंडे और वेंसडे में क्लास चल रही है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। मान लीजिए आप आज बैठे हुए हैं सैटरडे पे, या आप थर्सडे पे बैठे हुए हैं। थर्सडे वाली क्लास ली आपने, उसमें टॉपिक पढ़ा है सर ने क्वांटम नंबर, ठीक है बेटा। अब थर्सडे में और सैटरडे में एक डे बीच में आ रहा है जिसका नाम है फ्राइडे, आ रहा है। आपको थर्सडे की शाम पूरी मिलती है, पूरी रात मिलती है और अगला दिन मिलता है। इस ड्यूरेशन में आपको 30 क्वेश्चन, सर कौन से क्वेश्चन, अपनी इच्छा अनुसार। सर हम तो 1 लाइन क्वेश्चन ढूंढ लाएंगे, लाओ ढूंढ के 30 सवाल 30 क्वेश्चन कैसे भेजने मैं आपको बता रहा हूँ। सर कहाँ से करने, मेरा प्रेफरेबल डेटा रहेगा आप PYQ पढ़ें पहले इसमें। सर PYQ ना हो तो आपको जो HRT दी गई है वो पढ़ें। सर ये भी ना हो तो, या ये भी ख़त्म हो जाए जल्दी से तो फिर आप मॉड्यूल की तरफ मूव करें, मॉड्यूल्स के सवाल पढ़ें। सर मॉड्यूल भी ख़त्म हो जाए तो फिर MDPP, सर ये भी ख़त्म हो जाए तो चैप्टर को छोड़ दो फिर, क्योंकि अंतिम रेखा है, ठीक है। इसके बाद अगर ज़्यादा समय दे रहे हो मतलब यू आर वेस्टिंग योर टाइम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। इवन मेरा मानना तो ऐसा है PYQ और मॉड्यूल और MDPP पर भी फोकस करेंगे तो भी काम हो जाएगा। भाई PYQ मतलब बेसिक जो पढ़ा रहे हैं उस पर बेस सवाल आ रहे हैं तो क्या वो सॉल्व हो रहे हैं, इसकी पहचान के लिए। दूसरा मॉड्यूल में नंबर ऑफ क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है, और ये आप लोगों को सिखाता है, आपका दिमाग का रैंक बूस्टर होता है इसके अंदर, कि आप लोगों की रैंक कैसे बूस्ट हो, दिमाग को कैसे घुमाकर सवाल पूछा जा सकता है, राइट। तो यहाँ से ये 3 डेटा आप लोग अपने दिमाग में करना शुरू करें। अब नहीं, हम लोगों ने पहले ही HRT आपके उस पर अपलोड कर दिया ऐप पर, ठीक है ना। ऐप का एक्सेस मिलते ही चीज़ें सेट हो जाती हैं। सी इधर आइए भाई सभी, बात आगे समझ में। सर ये कब भेजना होता है, सर ये सर चेक करेंगे सैटरडे, मान लीजिए आपकी क्लास 11 बजे से है। पहले बता देता हूँ कि ये आप लोग जो है कहाँ चेक कराएंगे, ये कहाँ सेंड करना होता। आपका एक ऐप बना हुआ है, उस ऐप पर 2-3 ऑप्शन आते हैं, शायद 2 ऑप्शन आते हैं।
चैट विद ग्रुप, यानी कि जो आपका पर्टिकुलर पूरा ग्रुप है उसमें, या चैट विद ऑनर। ठीक है, तो जो चैट विद ऑनर या एडमिन है उसके अंदर जाके आप उसकी पीडीएफ बनाएं, फोटो भेजें, प्रॉपर तरीके से उसको भेज दें। लेकिन याद रखना उस बच्चे की पीडीएफ एक्सेप्ट नहीं होगी जिसने ऊपर डेट, टॉपिक और कौन सी बुक से कर रहा है विद पेज नंबर नहीं लिखा होगा। इस बात को याद रख लेना भाई, फिर बाद में कहोगे जी एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि इसके लिए मैंने एक बंदा पूरा असाइन कर दिया सेंटर पे, जो दोनों सेंटर के बच्चों का प्रॉपर रिकॉर्ड रखेगा, किसने बनाया है किसने नहीं बनाया। फिर बाद में मत कहना कि मैं पीटीएम बुला के तुम्हारे पेरेंट्स से बोलूंगा ये सारी बातें, ये पहले ही मेंशन था और ये नहीं आया। ठीक है, देखो भारतीय संविधान में भी अगर कोई जुर्म करता है तो उसको सजा देनी चाहिए। ठीक है, जो बच्चा नहीं करेगा उसकी सजा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसकी सजा ये है कि चाहे वो ऑनलाइन आए चाहे ऑफलाइन आए, मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। ठीक है, उसको ये काम करना ही पड़ेगा क्लास से पहले। मुझे लगा था आज मैं होमवर्क चेक करूंगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट प्रीवियस क्लास में बताना भूल गया या जल्दी हो गई वो क्लास, इसीलिए बच गए। अब सर आप आगे सर थर्सडे का, तो चलो सर फ्राइडे बीच में है सर, अब मान लो सैटरडे बैठे तब क्या करें, तो सैटरडे में लगाओ। कितने क्वेश्चन लगेंगे जी? 30 सवाल। सर अगर मान लेते हैं 30 क्वेश्चन हम उस चैप्टर के ना करें, किसी और चैप्टर के कर लें, हमारे स्कूल में फलाना चैप्टर का टेस्ट है, तो क्या हम लोग उसी के करके भेज दें? उसी के करके भेज दें। तो दिस इज नॉट एक्स्ट्रा बर्डन। आई बात समझ में? ये एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, ये क्या है, ये आपको बस एक पाइपलाइन का पार्ट बना रहा हूं मैं जिससे सिलेक्शन होता है। जो बच्चा करता चला जाएगा अगले 1.5 से 2 महीने में रिजल्ट देख लेगा खुद से ही। मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी पढ़ाने से बच्चा नहीं सीखता, बच्चे के पढ़ने से ही बच्चा सीखेगा। मैं केवल आपको टूल बता रहा हूं कि ये टूल्स हैं और ये करोड़ों रुपए के टूल्स हैं। आपको बता रहा हूं, इससे सारा गेम जो है आप लोगों का पलट जाएगा जैसा आप लोग पढ़ते हो। राइट, 30 क्वेश्चन चाहिए। अब इसमें देखो बीइंग टीचर क्या होगा, टीचर जब भी ये सारी चीजें देता है ना तो उसके पीछे एक एनालिसिस होता है। वो एनालिसिस क्या है, आप कोई भी टॉपिक उठाओगे उसमें जैसे ही तुम 30 क्वेश्चन लगाओगे वो टॉपिक या तो 15 क्वेश्चन में पूरा हो चुका होगा, या फिर वो 30 की जगह 45, 50, 60 क्वेश्चनों में पूरा होगा। तो जो अच्छा बच्चा होता है वो 30 नहीं, वो ज्यादा लगाएगा सवाल। क्यों? क्योंकि उसको टॉपिक खत्म करना है। और जो थोड़ा सा डाउन बच्चा है, जो चीजों को लॉन्ग टर्म नहीं सोचता, वो 30 जैसे तैसे पूरा करेगा। उससे भी मुझे पता लगेगा कौन सा टॉपिक पढ़ा है, कितना PYQ, सब डेटा है मेरे दिमाग में। ऐसी शायद ही कोई रेयर किताब है जो हम लोग नहीं पढ़े, सब लगभग पढ़े हुए किताब है केमिस्ट्री की, अच्छे लेवल की किताब। ठीक है, तो मुझे पता होता है कि किसमें क्या कितना दिया हुआ है, किस डेप्थ तक दिया हुआ है। राइट, और सवालों की संख्या में कोई कमी नहीं है। आज से 1 साल लगातार तुम सवाल करोगे ना तो भी MDPP के सवाल खत्म नहीं होंगे, इतने सवाल है। तो वो कोई टेंशन नहीं है, बस आप लोग अपना मूड बना ले के काम करना है। ठीक है सर, सैटरडे को यानी कि कल आपकी क्लास होगी, तो कल क्लास से पहले ऐप पर क्या अपलोड होगा ये, और वो जो हमारे सर हैं वो चेक करके प्रॉपर तरीके से एक रिपोर्ट बनाएंगे कि हर्ष ने इस तारीख को इतनी डेट पे इसका काम किया है। ये टॉपिक्स थे। मैं फिर कह रहा हूँ, गलती मत करना और चालाकी मत करना। मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत चालाक टीचर हूँ इन मामलों में, मेरे साथ चालाकी नहीं। ठीक है, मतलब हर चीज में मैं तुमसे टीचर हूँ। आई बात समझ में? तो इस बात को समझने की कोशिश करो। अब मैं समझाता हूँ आपको संडे को क्या करना है। सुनो सर, संडे को जब क्लास होगी तो सर संडे के बाद तो सर पूरा डे है आपके पास, मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, तब जाके थर्सडे आता बेचारा। तो यहाँ क्या इतने ज्यादा सवाल दे दूं? नहीं, चेक नहीं कराना, चेक हमारी सिस्टम ऑटोमेटिकली करेगा। आपको बस हमारी ऐप पर भेजना है, सर जो है उसको डाउनलोड करेंगे, प्रॉपर डेटा रिटर्न करेंगे, और रिटर्न करके हर बच्चे की एक पर्टिकुलर फाइल बना रहा हूँ। हर बच्चे की, जैसे घनीमा की एक पर्टिकुलर फाइल है कि फलानी डेट पे घनीमा ने 30 क्वेश्चन सेंड किए, उन 30 क्वेश्चनों का डेटा लगभग ये मैच हो रहा है। और जो बंदा हायर किया है वो केमिस्ट्री बैकग्राउंड का है, यानी कि उसको नॉलेज है कि कहाँ के सवाल उठाया जा रहा है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई भी उठाएगा, बोले तुमने कोई भी लिख दिया क्वेश्चन नंबर, वो पकड़ लेगा तुरंत। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में आप लोग ये बात रखना। फिर बाद में रोना मत भाई, क्योंकि मैं साफ बता रहा हूँ, सुनूंगा किसी का नहीं, एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। इस पैटर्न पे आपको चलना ही पड़ेगा मेरे साथ पढ़ना है। तो ऐप पे मिल गया वो ऑप्शन, चैट विद ऑनर मिल गया। हाँ, चैट विद अरुण दीक्षित है ना, तो चैट विद अरुण दीक्षित में आप देखो, उसमें सारे ऑप्शन होंगे, फोटो भी होगा और फाइल अपलोड का भी ऑप्शन होगा। हाँ देखो, फाइल अपलोड का भी ऑप्शन होगा। सी
इधर आओ, हाँ डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, हाँ हो जाएगा, बोलिए भाई वैभव हो जाएगा। तो ये डेटा 100% होना चाहिए। सर इस वाले ड्यूरेशन में मैं आपको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं दे रहा, सुन ले, इस ड्यूरेशन में एक्स्ट्रा बर्डन नहीं दे रहा, बस मैं जो थर्सडे को चेक करूंगा वो 40 सवाल चेक करूंगा। तो सवालों की संख्या हो गई एक वीक में कितना, 100। बेटा अपनी गाड़ी के तुम खुद ही ड्राइवर हो, अब समझ लेना क्वेश्चन कहां से करने, कैसे लगाने, स्कूल का काम करके लगाने, मेरा काम कर, मुझे इतने सवाल चाहिए वीक में 100। और वीक में 100 का मतलब एक साथ 100 नहीं चाहिए, 30-30-40 के सेट में चाहिए। थर्सडे आते ही 40 सवालों देखे जाएंगे, उससे पहले का डेटा तैयार होगा, और कल जैसे आप संडे को आओगे तो 30-30 सवालों का डेटा तैयार, सैटरडे संडे। क्लियर है भाई? यार बहुत सारा डेटा तू ऐप में गया नहीं है, अभी ऐप में जाएगा ना विद सॉल्यूशन पूरा डेटा दिया हुआ है। सुनो ध्यान से, क्या ये बात समझ में आ गई? ऐप को कैसे एक्सेस करना वो भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, अभी स्क्रीन पे बता दूंगा। क्या ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को? पक्का यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी बच्चे को? अच्छा अब इससे होगा क्या, मैं आपको ये भी एक बार बता देता हूं कि जो हम लोग कर रहे हैं उससे क्या होगा। सुन ध्यान से, तुमने 100 सवाल पढ़े वीक के, सुन ले 100 सवाल वीक के पढ़े, महीने के पढ़ लिए कितने सवाल, 400। मैं 10 महीने लगा के चलूं तो सवाल हो गए कितने बेटा जी, 4000 केमिस्ट्री के सवाल। तुम्हारे पास साल की संख्या 2 है, वैसे मैंने 20 महीने लगाए, होते आपके पास जेईई एडवांस में करीब 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 26 से 27 महीने, मतलब समझ लो एडवांस तक के पेपर के लिए। तो मैं मुद्दे की बात बता रहा हूँ, केवल 8000 क्वेश्चन हो जाएंगे, मात्र 8000 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। और मेरे प्यारे बच्चों 8000 क्वेश्चन का मतलब है आपको पूरी केमिस्ट्री बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। इसमें मुद्दा यही नहीं है कि बड़ा सवाल छोटा सवाल, सवाल का मुद्दा ये है कि आप 30 सवाल करके दिखा रहे हो अपने आप से लॉयल हो या नहीं, बस। और जो बच्चा ये काम कर लेगा ना भाई, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो इस क्लास का वीक स्टूडेंट हो, चाहे बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा हो। और जो इस पाइपलाइन का पार्ट नहीं हुआ उसके सिलेक्शन के अंदर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। आई बात समझ में? उसके अंदर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, अदरवाइज जो इसको पूरा पाइपलाइन की तरह फॉलो कर देगा उसको। और इसमें ये ना कांटो बड़ा रास्ता है, कहना आसान है कि 30 सवाल रोज करना, 30 सवाल में हालत। सर आपको सवाल क्वेश्चन के साथ चाहिए ना, ओनली आंसर क्वेश्चन के साथ भी नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि जिस कॉपी में आप लिख रहे हो, मैं किसी भी दिन मंगवा लूंगा कि ला भाई जो है उस कॉपी को उठाला। अब तू कहेगा नहीं मैंने वहां लिखा था, नहीं मानूंगा, एक ही कॉपी में चाहिए डेटा, डेट वाइज कॉपी में चाहिए, डेट मिस हुई तो कुटोगे बेटा। चलो मैं मान लेता हूं कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। अब नहीं सब ऐप पर है बेटा जी, वो बेसिक बात है, इसको मुझे ऐसा लगता है स्लाइड के साथ ही चलने दे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है चलिए होमवर्क में जाना चाहिए। पेप क्वेश्चन कैसे भी कर, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। मैं फिर कह रहा हूँ, देखो कल को तेरा सिलेक्शन होगा तो तू मुझे थोड़ी कमा के दे देगा, नहीं ना, अपने आप कमाएगा, अपने माँ बाप के लिए कमाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ अगर चीटिंग करनी है तो मेरे साथ थोड़ी कर रहा है, अपने आप के लिए कर रहा है, माँ बाप के साथ कर रहा है। तो मेरा काम जो है, मैं तो केवल एक गाइड कर रहा हूँ तुम्हें कि ऐसा करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं करोगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी टीचर्स हैं आप वहाँ जाओगे, सीधी सी बात है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा पर, क्योंकि मैं अपना रिजल्ट क्यों खराब करूँ भाई, नहीं करोगे तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं। इसलिए पहले से बता रहा हूँ, मुझे बाकी और सब्जेक्ट से मतलब है कि भैया तीनों से मिला के सिलेक्शन होता है, लेकिन क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ये पता है केमिस्ट्री से ज़्यादा मतलब है। केमिस्ट्री स्कोरिंग होती है, और आप रिपीटिव पैटर्न देखोगे, इस बार जेईई एडवांस के पेपर में केमिस्ट्री ने घुमा दिया लोगों को, और फिजिक्स में एक बच्चा 60-60 नंबर ला रहा है, मेंस का फिजिक्स का पेपर उठा के देखो खत्म पेपर आ रहा है, हर बच्चा फोड़ रहा है 24-24 25-25 सवाल नहीं, और केमिस्ट्री का उठा के देखो अंतर समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री मुश्किल कर दी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा धांसू तरीके से पढ़िए, पैटर्न को बदल के पढ़िए, पुराने तरीके से पढ़ोगे तो कबड़ा हो जाएगा बिल्कुल। देखो जरा ध्यान से, एक बच्चा होता है ना 1989 के सवाल को करेगा, 1990 के सवाल को करेगा और मन में सोचेगा ले बेटा हो गया आईटी। अरे गधे, इसको गए हुए कितने साल हो गए, दम है तो ये कर, 21 कर, 22 कर, 23 कर, समझ में आएगा कि आज लेवल कहाँ पहुंच चुका है। इसको करके मुस्कुरा रहा है तो भैया फिर तो अलग ही बात है, खत्म ही है। चलो कहाँ थे हम लोग,
एंगुलर नोड्स पे। किस पे थे बेटा? रेडियल पढ़ा दिया, एक नोड जिसका नाम है एंगुलर नोड। अच्छा हमें तो पता ही है एंगुलर नोड क्या होती है, बताओ चलो। सर एंगुलर नोड बराबर होती है एल के। अच्छा एक बात बताओ, पहले एस के बारे में बात कर लेता हूँ यार। एस क्या होता है दोस्त? स्पेरिक न्यूक्लियस है ना, एस है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। बात ध्यान से सुनना भाई सभी, स्पेरिकल होता है, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ कितनी नोड्स हैं? एक भी नोड नहीं है अभी, एक भी नोड नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 2s होता तो बेटा नोड कितनी आ जाती है? 2 - 1 1। तो उस केस में फिर ऑर्बिटल कैसे बनता है? ऐसे। आपको नोड्स नजर आ रही है भाई किसी बच्चे को? कहाँ नजर आ रही है? ये वाले एरिया में। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? पक्का? मतलब एस होता है स्पेरिकल। दूसरा हमारे पास पी होता है। पी का मतलब क्या होता है बेटा? डम्बेल। पढ़ाया आप लोगों को डम्बेल। अब डम्बेल की शेप अगर मैं पूछूं तो कैसी होगी? ऐसे। अब पी के अंदर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर? सर पी के अंदर होते 3 ऑर्बिटल, एक का नाम है पी एक्स और एक का नाम है पी वाई और एक का नाम है पी जेड। दीज 3 आर द डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, इसको ना डीजेनरेशन निकालना भी हम लोग सिखाएंगे, कल की क्लास का ही वो पार्ट है। डीजेनरेट ऑर्बिटल, राइट, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। सी मैं आपको पहली टर्म सिखा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। ए पार्ट पी एक्स। मुझे एक बात बताओ, क्या ये मेरे पास x और क्या ये मेरे पास y एक्सिस है? बताओ। और मुझे पी एक्स बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा जी? एक लोब ऐसे बना देता हूं, एक लोब ऐसे बना देता हूं। नहीं फील हुआ? ये x है, ये ऐसे x है, ठीक है ना। ऐसे ऑर्बिटल बना रहे हो आप लोग, ऐसे। बस यही गलत है कि जो ऐसे बनाएगा वो नहीं सीखेगा। ऑर्बिटल ऐसे बनाओ। नहीं ये बात समझ में? बच्चा क्या सोचता, ले भैया ऐसे बन गया ऑर्बिटल। अरे नहीं बना ऐसे, ऑर्बिटल ऐसे है। यानी कि केवल और केवल एक्स को घेर रहा है, ना वाई से मतलब है ना जेड से मतलब है। नहीं ये बात समझ में? तो कोई मुझसे पूछता है कि भैया इसमें नोडल प्लेन कौन सा होगा? नोडल प्लेन, नोडल प्लेन का मतलब क्या है? जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं है। तो सर अगर इलेक्ट्रॉन केवल एक्स पर है तो वाई और जेड इन दोनों पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो मैं कहूंगा सर वाई जेड इज द नोडल प्लेन फॉर पी एक्स ऑर्बिटल। नहीं यही बात समझ में? और पी के अंदर बेटा जी नोड्स की संख्या, नोडल प्लेन की संख्या कितनी होती है? 1 ही तो होती है। तो 1 ही तो बताया है ना। आजा बेटा पी वाई कर लेते हैं। मुझे एक छोटी सी बात बता, पी वाई के अंदर बस इस एक्सिस को वाई लिख देता हूँ और इसको क्या लिख देता हूँ? जेड लिख देता हूँ, एक बाहर एक्स लिख देता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? बस जैसा बना हुआ है वैसे बना दो। बस काम की बात क्या लिखनी है? सर इसमें जो नोडल प्लेन होगा वो कौन कौन सी एक्सिस पर होगा? एक्स पे और जेड पे। खत्म। तीसरी बात अगर मैं तुमसे बनाने के लिए पूछूं तो जिसका नाम है पी जेड, शायद समझ में आ गया होगा कि इसमें लोब तो सर ऐसे ही होगी। बस मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर जेड लिख दो, यहाँ वाई लिख दो, एक्स लिख दो, मर्जी है तुम्हारी। बाकी नोडल प्लेन होगा यहाँ वाई और एक्स, यानी कि एक्स वाई। नहीं आया ना समझ में? आया तो नहीं है? बोलो भाई। क्लियर है डेटा? यहाँ पर डेटा 100% क्लियर होना चाहिए सभी बच्चों को। एक और हमारे पास एंगुलर नोड होती है जिसका नाम है बेटा जी डी सबशेल। किसके लिए पढ़ते हैं हम लोग इसको? डी। चलिए बात कर लेते हैं किसके लिए बने भाई? डी। अच्छा डी के केस में क्या सीखते हो आप लोग? डी के केस में आप लोग क्या सीखते हो? देखो डी के लिए एल की वैल्यू ऑब्वियस है, क्या होती है बेटा जी? 2। चलो मुझे जरा डी ऑर्बिटल के बारे में चर्चा करो। डी ऑर्बिटल क्या था? सर डी एक्स, ऐसे 5 ऑर्बिटल होते थे। पहले ऑर्बिटल को बोलते थे डी एक्स स्क्वायर, दूसरे ऑर्बिटल को बोलते थे डी एक्स वाई बोलते थे, दूसरे को क्या बोलते थे? डी वाई जेड, तीसरे को क्या बोलते थे? डी जेड एक्स, और इसको बोलते थे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और भाई साहब को बोला जाता है डी जेड स्क्वायर। ये बोला जाता है, समझते बहुत कम है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से सुनना भाई। बोलते सब हैं कि डी जेड स्क्वायर है, लेकिन समझने वाले बहुत कम है। कोई पूछ ले इसको कि यार इस ऑर्बिटल का जनरेशन कहाँ से हुआ है, या इस ऑर्बिटल में कौन कौन सी एक्सिस इन्वॉल्व होती हैं, जिसने बोल दिया ना केवल जेड एक्सिस, वो खत्म है बच्चा। वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा अभी गेम को। इसमें इन्वॉल्व होती है डी एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर ले लेते हैं एक, और इन्वॉल्व होता है डी, रुक जा,
डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, मतलब जेड को इधर ले ले उधर ले ले कोई फर्क ना पड़ता, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन तो डी जेड स्क्वायर बनता है, सिखाएंगे आप लोगों को। अरे बात समझ में आई क्या? 100% डेटा क्लियर है क्या? खुश? ध्यान से सुन बेटा, इधर सुन ले, इधर सुन बेटा, आ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, चलिए इधर आइए बच्चे, एक टर्म और सीख लीजिए डी के केस में, सुन ले बेटा, ध्यान से सुन ले। इधर देख भाई बच्चा, इधर देख, सबसे पहली बात मैं पढ़ाता हूं तुझे डी एक्स वाई को। अच्छा, डी कैसा होता है? डम्बेल। इसमें पाए जाने वाली नोट्स की संख्या कितनी होती है बेटा? 2। तो चलो चेक कर लेते हैं, ये सब ने सीखा होता है वैसे, लेकिन फिर भी हमारा काम है भाई, दायित्व तो है चीज़ों को ढंग से सिखाएं। बहुत ध्यान से देखें भाई सभी बालक, इसको x बोलना और इसको क्या बोलना है बेटा जी? y। अच्छा, x और y के बीच में है ये, x y बोला हुआ ना, तो आइडियली मुझे कैसे बनाना चाहिए? एक बनाना चाहिए ऐसे, एक बनाना चाहिए ऐसे। क्या शब्द समझ में आए? हाँ या ना में जवाब दे दो बेटा। क्या आपको समझ में आया कि डी एक्स वाई कैसे बनाया? और ऐसे ही मैं टर्म बता रहा हूँ आप लोगों को, डी वाई जेड। पहले मुझे इसके बारे में कुछ बातें बताओ, मुझे बताओ इसमें नोट्स कहाँ कहाँ होंगी? नोट्स, या मैं बोलूँ नोडल प्लेन कहाँ कहाँ होगा? बताओ कहाँ होगा बेटा? सर यहाँ पर 2 नोट्स पाई जाएंगे। देखो जरा ध्यान से फील करना, कोई चीज़ एक्स और वाई के बीच में, इनके बीच में है ना, यहाँ है कोई, ठीक है, यहाँ और ऐसे, तो भैया एक तो सीधा ऐसे काट दो और एक ऐसे काट दो। नहीं आई समझ में? पेन दियो, ये ऐसे है, ऐसे है ना मेरे भाई, एक लूप ऐसे इनके बीच में, ऐसे है ना, एक ऐसे, मैं कह रहा हूँ ऐसे काटना। कहाँ कटा लूप बता? नहीं कटा, तो ये देख, ये कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस पे आ रहा है, तो वो भी एक हो सकता है ऐसे काट दे, ये देख, तो ऐसे काटेगा, तो इस केस में कैसे लूप है? ऐसे, और ये वाली टर्म क्या है? ऐसे। अरे ऐसे ऐसे लूप है ना बेटा, एक्स और वाई एक्सिस, यानी कि एक तो आप इस तरीके से जेड एक्सिस, एक ऐसे काटो ऐसे काटो, आपकी मर्जी है कि लूप कैसे बनाए आपने। तो मुद्दे की बात ये रही कि इसमें पाए जाने वाले नोडल प्लेन है 2, एक तो है जेड एक्स और एक हो जाएगा कौन सा बेटा जी? जेड वाई। जनरली बच्चा ये तो सीख जाता है कि पाए जाने वाले नोडल प्लेन की संख्या कितनी है? 2, लेकिन वो कौन से हैं ये भी पता होना चाहिए। कौन से हैं बेटा बताओ? जेड एक्स और जेड वाई, जेड एक्स और जेड वाई, ये 2 लोब आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है बेटा। अगला देखो, वाई जेड बना लो। सर आप ना बस एक ही काम सीखो, क्या? कि बस एक्सिस को बदलो और लूप वूप को वहीं रहने दो। अब बताओ अगला, मुझे अगर जेड एक्स बनाना है तो कैसे बनाऊंगा दोस्त? यहाँ जेड लिखूंगा, एक्स लिखूंगा, एक्स जेड। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पिक्चर वही रहेगी, बस क्या बदल जाएंगे? नोडल प्लेन। बता दी, नोडल प्लेन की संख्या 2 होगी तो कौन कौन से नोडल प्लेन होंगे? पहला कौन सा होगा? एक्स वाई, और दूसरा कौन सा होगा? एक्स जेड। यहाँ जो नोडल प्लेन पाए जाएंगे वो भी 2 होंगे, कौन कौन से होंगे सर? वाई जेड और वाई एक्स। अरे सीख पाए नहीं सीख पाए? कन्फ्यूजन तो नहीं है भैया बच्चा? क्या ये कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी बच्चे को? हाँ या ना में जवाब दे दो यार। क्लास के सभी बच्चे एक बार मुझे बताएं, क्या ये बेसिक डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है? एक बात और सुन लीजिए, सुनो एक बात सुनो बच्चे, ध्यान से काम की बात सुनो, कन्फ्यूजन होता है। एक बार क्या हुआ, जे एडवांस में एक सवाल दिया असर्शन रीजनिंग में, हमने भी वो सवाल उठाया है। क्या सवाल था? सवाल बड़ा सिंपल था, उसमें कहा रखा था कि z और y है, z और y है,
z और y नोडल प्लेन है, पाया जाने वाला ऑर्बिटल 4dxy होगा, ये स्टेटमेंट में आ गया। इफ नोडल प्लेन इज zy या yz देन द ऑर्बिटल मस्ट बी 4dxy। आंसर इज नो। वाई? क्योंकि भाई अलग अलग नहीं, z की नहीं, आप ये सर 4d क्यों, 3d क्यों नहीं, उसमें भी होगा, 5d क्यों नहीं, वो मस्ट क्यों यूज कर लिया? समझ में आ गई बात क्या घुमाता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो किसी वो शैल पर डिपेंड करेगा ना, आप शैल को कैसे फिक्स कर सकते हो। इंग्लिश है ये बेसिकली क्या है, इंग्लिश है। चलो अगली बात समझो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्बिटल है बेटा जी, ध्यान से इसको समझना, सीखने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताओ, ये एक्स ले लूँ और ये वाई ले लूँ, अभी तक तुमने इनके बीच में बनाया है, बनाया नहीं बनाया? अब ऑन एक्सिस बनाना है तुम लोगों को। समझ में आ रहा है? अच्छा इसमें नोट्स कहाँ होंगी जरा बताओ, क्या आप लोगों को एक नोट ये दिखाई दे रही है क्या? चेक करना भाई बच्चा, क्या आप लोगों को ये वाली नोट दिखाई दे रही है? समझ रहे हो तुम भावनाओं को कि बनाया गलत है? ठीक है, अदरवाइज ये 45 डिग्री पे आना चाहिए। कुल मिला के बात ये है। और एक नोट आप लोगों को क्या नजर आनी चाहिए बेटा जी? एक नोट आपको ये भी नजर आनी चाहिए। पैंतालीस डिग्री एंगल ला दूंगा, समझ रहे हो भावनाओं को? ये देख बेटा, राइट। तो यहां पर जो नोड बनी, यहां पर जो नोड बनी वो कैसी कैसी नोड बनी बेटा बता? सर यहां पर जो नोड बनी वो बनी सर आपकी दो नोड बनी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहां पर जो नोड बनी वो कितनी बनी बेटा? दो नोड्स बनी, और दोनों नोड्स का जो एंगल था वो कितना एंगल था बेटा? 45 डिग्री। इसको याद रखना, ये पूछा जाता है। कितना एंगल पाया गया बेटा जी यहाँ? 45 डिग्री। अंशिका समझ में आ रहा है बेटा? बता। डू मैसेज टू मी। अंतिम कहानी रह गई है बेटा, यही है, आप x और y के बीच वाली, और एक y और x के इस तरीके से। चले भाई, चले भाई आगे। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में पाए जाने वाली नोट्स की संख्या 2 है, जो कि एक्स वाई को 45 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है ना? नोट्स आप लिखोगे जरूर 2, लेकिन इसके साथ साथ इसकी डिग्री भी मेंशन करोगे, एट 45 डिग्री एंगल। एक्सिस तो बता ही पाओगे, उसके अपोजिट वाली एक्सिस है। ठीक है ना? जेड के अराउंड ही होगा ये सारा कुछ। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। चलो अगली बात, अंतिम बात, इंपॉर्टेंट बात, इसको सीख जाओगे तो अच्छा लगेगा भाई। इसको थोड़ा सीखने में दुख दर्द तो होता है, लेकिन फिर भी सीख जाओगे, ऐसा उम्मीद है। से एक इसको सीख ले तो ज़्यादा अच्छा बेटा, 5 मिनट हो जा बस, है ना? इसको सीख ले, सुन जरा ध्यान से। इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पढ़ लिया, अब क्या पढ़ लेंगे? डी जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, है ना? और दूसरा एक और बना देंगे, डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। सर ये तो ऑर्बिटल हमने पढ़े ही नहीं है सर इधर उधर कहीं भी। भाई जब नहीं पढ़े जब ही तो आना पड़ा है, इसलिए ध्यान से देखो। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस एक्सिस को जेड और इस एक्सिस को वाई मानूं? क्या मैं इस एक्सिस को जेड और इस एक्सिस को क्या मानूं? एक्स मानूं? भाई स्क्वायर वाले ग्राफ तो सर वैसे ही बनते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात तो देख इसमें है नहीं यार। क्लियर है मेरे भाई? अब ये बन गया तो सर बन गया तो 6 ऑर्बिटल होने चाहिए थे डी में, आप तो 5 बनाते हो। तो जरा ध्यान से सुनना बेटा,
सुनो सुनो सुनो, क्या काम करना है बेटा, आपको आपको इस समय इस वाले ऑर्बिटल को जोड़ना है, किससे, इससे। क्या कर रहा हूं, देख देख, ये उठाया, ठीक है, ये उठाया, ऐसे उठा के इस पे रख रहा हूं, तो ये ऑर्बिटल इससे मिलेगा, ये ऑर्बिटल इससे मिलेगा, ये ऑर्बिटल इससे मिलेगा, ये ऑर्बिटल इससे मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब जब ये मिल जाएगा तो क्या होगा, जब ये इसको ऊपर मिलेगा ना और ये इसके ऊपर मिलेगा, तो क्या होगा बेटा, साइड से रिपल्शन क्रिएट होगी। रिपल्शन मतलब समझ रहे हो भाई, दो चीज ऐसे मिले, रिपल्शन क्रिएट हुई, तो जो लॉन्गेस्ट ऑर्बिटल होंगे वो फूल जाएंगे और ज्यादा, और ये वाले क्या हो जाएंगे, दोनों पतले हो जाएंगे, और ये वाले क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। और मोटे होने के बाद एक इंटरमीडिएट स्टेट इनकी आती है, उसको सीखेंगे सभी बालक। आप देखिए, इसको कौन बना दूंगा अभी, क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। और आप लोगों ने इसको कहीं सुना हो तो जो ये वाला पार्ट होता है, सुन ले, जो ये वाला पार्ट है मैं ऐसी जोड़ रहा हूं जबरदस्ती, ये बन गया ले भाई डमरू, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनो, जो ये ऑर्बिटल है, ये दोनों भी तो मैच हुए हैं आपस में, और मैच होने के बाद ऐसे डोनट बना देते हैं। डोनट जानते हो, डिंगरा बेकरी वाला डोनट, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, मतलब कि नट बना देते हैं बेसिकली। तो क्या होगा, यहां से ऑर्बिटल घूमेगा और ऐसे घूम जाएगा, और ऐसे तरीके से इसको आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा, ताकि सेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो भाई, ताकि सेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, यहां गड़बड़ ना हो कैसे भी। कैसे चमक रहा है, इसका कलर बदलता हूँ, ये कर देता हूँ, दिखेगा अब। अरे समझ में आ रहा है, कैसा भी नहीं दिख रहा कलर, दिख रहा है, पास से नहीं दिख रहा। ये लो भाई, बना दी होली मैंने, ठीक है। ये देखो, ये डोनट दिखाई दे रहा है भाई आप लोगों को सभी को, ये रहा वो डोनट, क्लियर भाई। तो ये बेहतरीन चित्रकारी के बाद मैं ये बात कह सकता हूं कि यहां पर आप ऐसे प्लेन डालोगे या ऐसे डालोगे तो डल नहीं पाएगा। क्यों, ऐसे डालो, देखो ये कटेगा, ये कटेगा, यहां तो इलेक्ट्रॉन्स है, और नोडल प्लेन क्या होता है, जहां इलेक्ट्रॉन ना हो, समझ भाई। तो इसका मतलब यहाँ क्या नहीं होगा, प्लेन ना होगा, यहाँ नोडल प्लेन नहीं होगा। ये बात तो कौन बता रहा था स्टार्टिंग में, बताइए, मैंने नहीं बताई, बताओ कि एक जगह जाके कॉन्ट्रडिक्ट होगा। और इस ऑर्बिटल का जो नाम होगा दैट इज डी जेड स्क्वायर। सर वाई इट इज डी जेड स्क्वायर, कंबाइन होने के बाद जेड एक्सिस के अराउंड क्या हो जाता है, ये मोटा हो जाता है, कोनिकल बन जाता है, और एक्स एक्सिस के अराउंड क्या हो जाता है, छोटा डोनट बन जाता है। इसको नट सेल के नाम से भी जानते हैं। कौन सी सेल के नाम से जानते हैं बेटा, डोनट या नट सेल। क्लियर है, ध्यान से सुनो, सुनो, यहां पर एंगुलर नोड ही कन्वर्ट हो जाएंगी कोनिकल नोड में। थोड़ा फील कर पाओगे क्या, बताऊं, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ना इनके अराउंड तो होगी, लेकिन इस सेंटर लाइन के अराउंड नहीं होगी। तो एक तो ऐसे नोड जाएगी, और एक क्या होगा, जब भी इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, इन दोनों के बीच में गैप होता है ऐसे, तो ऐसे गैप से निकल जाएगी एक नोड, ऐसे बीच से, नहीं ऐसे समझ में, ऐसे बीच से मैं देखूंगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैंने ऐसे मारी एक लाइन, लाइन प्लेन नहीं, लाइन, ऐसे लाइन डाली, लाइन डाली, तो यहां से छीके इसको अंदर से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बताओ। अरे समझ में आ रहा है, हेलो हेलो, बोलते नहीं है यार, फोन कर देते हैं। एंगुलर नोड इजकल टू कॉनिकल नोड, एंगुलर नोड किसके बराबर हो जाएगा, कॉनिकल। लेकिन याद रहे या क्या नहीं है, यहां नोडल प्लेन नहीं है की संख्या कितनी। अब इसके इन सभी के स्ट्रक्चर्स में आपको शो करता हूं, बहुत जल्दी से इसको नोट कर लो। नोट बेटा इसी वाई के अराउंड एक ऐसे निकल जाएगी, एक ऐसे, अभी दिखा रहा हूं इसके स्ट्रक्चर, डोंट वरी, दिखा दो, रेडी बेटा, बातें नहीं बच्चा, बातें नहीं प्लीज, अरे यार बातें नहीं, देख बोलता चला जा रहा है।
बेसिकली ऑर्बिटल तो कुछ बच्चों वाला निकल आया दोबारा से। किस नाम से आता था वो? आज बेटा ध्यान से सुन, 3D.com यही है ना? चलिए बहुत ध्यान से सुनना, ये बोलता कुछ नहीं है, बस समझाता है, ठीक है? चलिए जी स्टार्ट करें। तो हमारे पास x और y एक्सिस है। ये जो ऑर्बिटल मैंने बनाया ऑब्वियस है, आप लोग समझ पा रहे होंगे कौन सा ऑर्बिटल है, d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दूसरा जो ऑर्बिटल मैं बना रहा हूं वो कौन सा बना रहा हूं, x और y के बीच में आ रहा है, तो यानी कि डी एक्स वाई। चलो इसको राइट ले जाते हैं। तीसरा मैंने एक्सिस बदली और x और z की तरफ मूव कर गए, तो ये मुद्दा तो खत्म है कि ऑर्बिटल एक्सिस होती भी है नहीं होती। ये देखो इसको लेफ्ट में ले आते हैं और बना लेते हैं डी एक्स वाई के साथ साथ बना लेते हैं डी एक्स जेड। डी एक्स जेड को उठा के राइट साइड ले जाते हैं। अच्छा इनमें नोड्स में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, नोड जब बनेंगे तो समझ में आ रही होंगी कहाँ से कौन सी नोड निकल रही होगी। चलो जी अब एक जेड एक्सिस तुम्हारी तरफ घुमा देते हैं। चलो ये क्या बन जाएगा बेटा जी, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसको ले आते हैं फिर से लेफ्ट में, तो ये तीन ऑर्बिटल मेरे पास हो गए डी के, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक और बना लेते हैं वाई जेड के बीच में, यानी कि वाई जेड। क्लियर है? चलो अब इसको घुमा के तीनों चारों को एक साथ लिखते हैं। पहले समझाते हैं डी जेड स्क्वायर कैसे बनता है। ये देखो इसको यहां से उठा के इधर ले गए और इसको भी उठा के इधर ले गए। फील करना, ये पीछे से आया रिपल्शन होगा, ये खींचेंगे और वो छोटा होगा। अब तुम्हारी तरफ को घुमा देता हूं ताकि तुम्हें लगेगा कि डोनट है। नोट्स दिखाई दे रही है इसमें, ये देख नोट्स सीधी चली जाएगी। अरे रुक जा यार, सीधी इसके बीच में से है ना, और एक ऐसे ही ऊपर से। इसको अगर बाहर से विजुलाइज करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, एक ऐसे और एक ऐसे नोट्स। इसको तुम्हारी तरफ घुमा देता हूं, जहां एक्सिस घूम रही है मतलब नोड है। अब इन सभी को कंबाइन करते हैं। डी एक्चुअल में कैसे दिखता है, पूरा डी एक्चुअल में कैसे दिखता है उसको देखिए। कैडबरी ये ऐसे आ गया, देखो बेटा, राइट। पूरा शेल बना दिया। ये एक बार घुमा के फिर से दिखा देते हैं। क्लियर है डेटा? डेयरी मिल्क बबल्ड है ना। चले भाई चले, तो ये डेटा मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गेम किस तरीके से घूम रहा है। क्लियर है? अरे शेप क्लियर हो गई? आ जाओ भाई बोरियत पे। देखो जरा ध्यान से सवाल। अब सवाल नहीं हुआ तो गड़बड़ होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर कंजिस्ट ओनली दोज ऑर्बिटल विच हैव नंबर ऑफ रेडियल नोड एग्जैक्टली सेम एज डेट ऑफ द एंगुलर नोड। यानी कि जहां एंगुलर नोड और रेडियल नोड दोनों क्या हो जाए, बराबर। आंसर तो है तुम्हारे पास, समझ में आ रहा है बेटा। इसमें एल है, रेडियल नोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, n-1, यानी कि 1 - 1 0। अरे रेडियल नोड की संख्या बता दो, और इसमें एंगुलर नोड की संख्या बता दो। सर अगेन 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें रेडियल नोड की संख्या बता दो 1, 3 - 2,
और यहाँ पर एंगुलर नोड की भी संख्या बता दो 1, यहाँ बता दो बेटा 5 माइनस कितना 4, तो अगेन 5 माइनस 3, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और ये वैल्यू भी कितनी हो जाएंगी एंगुलर नोड से। अरे समझ में आ गया होगा यार, क्लियर है, फंसोगे तो नहीं इस बेसिक सवाल में। अगला सवाल ऑन द स्क्रीन नाउ। लो मैं कह रहा था वही सवाल उठा के मैंने दे भी दिया। पहली स्टेटमेंट में ये बात बोली गई, जो एक्स वाई प्लेन है वो एक्ट करता है नोडल प्लेन फॉर dz स्क्वायर ऑर्बिटल। एक्स वाई प्लेन एक्ट एज नोडल प्लेन फॉर dz स्क्वायर, और फिर है फॉर ए डी ऑर्बिटल द नंबर ऑफ एंगुलर नोड आर 2। ये बात तो सही है, एंगुलर नोड कितनी होंगे बेटा 2, लेकिन ये क्या बात रही, dz स्क्वायर में नोडल प्लेन नाम की चीज ही नहीं है। पहली बात तो नोड्स होती हैं और नोडल प्लेन तो 0 होते हैं उसमें, अरे हाँ या ना, तो गेम समझ में आ गया। अगली बात, इस सवाल को देख जरा, अच्छा थोड़ा ब्लर हो गया ये, कह रहा है ऑर्बिटल हैविंग वाई जेड प्लेन, बेटा वाई जेड प्लेन है, वाई और जेड, एज नोडल प्लेन मस्ट बी 4dxy। मस्ट क्यों लगा रहे हैं, इट मे बी 3D, इट मे बी 6D, तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टेटमेंट ये वाली गलत मानी जाएगी। द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज टिपिकली रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ना बेटा एक बार, चले बेटा आगे, हो गया सवाल, कर पाओगे इसको। चलिए कक्षा में इतना ही आज, और तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। चलो, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। स्टेटमेंट पहली गलत है लेकिन दूसरी स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही थी 4dxy हैज ओनली वन नोडल प्लेन, सही है, वन नोडल प्लेन ही तो होता है। एक मिनट रुक जाओ, रेडियल नोड बोला है, घबरा गया मैं तो, ये क्या हो गया, नोडल प्लेन तो 2 ही होंगे, हो जाएगा। डेटा क्लियर है बेटा। चलिए आज की कक्षा में आप लोगों को थोड़ा जल्दी छोड़ रहे हैं, घर जाके होमवर्क वाला डेटा याद रखना। कोई बच्चा ऐसा ना हो जी ऐप का एक्सेस नहीं था, हम पे तो ये नहीं था जी, हमारे तो एप्पल में वो चलती नहीं है जी, हमसे चैट नहीं आता जी, सब पता है तुम्हें, सब आता है, ठीक है। हाँ क्या बोल रहा है।